हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। तो हमारा जो गाउस लॉ का चैप्टर है बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हुआ। बड़ी डेप्थ हम लोगों ने थ्योरी करी और जिन बच्चों को डाउट आए उन्होंने फिजिक्सी 12th डीसीजी पर सारे डाउट क्लियर करे। डीसीजी मीनिंग डाउट क्लियरिंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर है। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जम के बेस बनेगा। किस बात का बेस बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि जब आप नीट आईआईटी या बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन बड़े आसान लगने वाले हैं, क्योंकि आपका बेस आज बहुत जम के बनने वाला है। बहुत मजा करने वाले हो, बहुत इंजॉय करने वाले हो। लेट्स स्टार्ट। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, वेरी गुड न्यूमेरिकल्स, इजी टू कॉम्प्लेक्स। एवरेज बच्चे से लेकर टॉपर तक बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट our session. First question है, given a uniform electric field of this much, I cap meaning along x-axis, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है along x-axis। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है E इलेक्ट्रिक फील्ड that is 5 into 10 raised per 3 I cap न्यूटन पर कूलम, मींस x-axis के along मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। ये फील्ड इस स्क्वायर में से पास होकर जा रही है और स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड whose plane is parallel to yz plane। यू आर सीइंग कि yz प्लेन के पैरेलल स्क्वायर का प्लेन है, तो इसके कंसर्निंग मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करते हैं? मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होता है। तो एरिया वेक्टर सबसे पहले एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, तो बच्चे ये मेरे पास एरिया वेक्टर है इस स्क्वायर का, दिस इज एरिया वेक्टर। तो उसके लिए मुझे ये एरिया वेक्टर ds, ठीक है, एक स्मॉल एरिया ले लेता हूं इसका, और ये ds उसका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो हम टोटल्स की बात कर सकते हैं बिकॉज इट इज गिवन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म दिया हो तो इंटीग्रेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो फ्लक्स हमारे पास हो गया E डॉट ds। ठीक, E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। यू कैन सी दिस इज ds, दिस इज E, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो इनमें जो एंगल बनने वाला है दैट इज 0 डिग्री। E ds cos 0 डिग्री। E मेरे पास है बच्चे 5 इंटू 10 रेज पर 3। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लेते आप वेक्टर से भी कर सकते हो, दोनों तरह से हम बात करेंगे। ds मीनिंग 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको मैं 10 पर -4 लिख देता हूं ताकि ये बन जाए न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। ठीक है, फ्लक्स के यूनिट्स, इसे आप सॉल्व करें तो यू विल गेट 10 पर 3। ठीक है, यहां से 10 पर -4 तो एक जीरो कट जाएगी, यू विल गेट 50 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। ठीक है, तो यहां मैंने मैग्नीट्यूड्स यूज करे। अगर आप में से कोई वेक्टर से करना चाहता है तो ही और शी कैन। तो E मेरे पास है 5 इंटू 10 रेज पर 3 I कैप और डॉट प्रोडक्ट ds है मेरे पास एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया कितना है 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर यानी 100 हो गया। सेंटीमीटर के मैंने ये बना लिए, चेंज कर दिया, स्क्वायर मीटर कर दिया। दिस इज ऑल्सो I कैप, क्योंकि एरिया वेक्टर इस दिशा में है। दीज आर द यूनिट्स। जब आप मल्टीप्लाई करोगे I डॉट I 1 होता है, तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस थिंग। आप वेक्टर से भी कर सकते हो और मैग्नीट्यूड वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों अटेम्प्ट आप दे सकते हो। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है? अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए एंड एंजॉय दैट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इतनी गहराई में आएगा, ये क्वेश्चन चुटकियों में होने लगेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कहता है? बी पार्ट में कहा what would be the flux through the same sphere। इसी स्फीयर के कंसर्निंग फ्लक्स क्या होगा if the plane makes 30 degree angle with x axis। let's see, अगर ये प्लेन x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये एंगल 30 डिग्री का बना है। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज x एक्सिस। तो देन फाइंड द फ्लक्स। अब देखो, फ्लक्स के लिए मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है विच इज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, क्योंकि मैंने इसको 30 डिग्री घुमाया है तो इसका एरिया वेक्टर इस दिशा में जाएगा। ठीक, दिस इज एरिया वेक्टर।
एंड यू विल फाइंड एक अच्छी चीज आपको अभी मिलने वाली है, आप वो जरा ध्यान से देखना, ये एंगल कितना बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एंगल कितने डिग्री बनने वाला है। यस, थिंक इट, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा। मैंने 30 घुमाया है, ठीक है, इसका मीनिंग ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर मैं इसको घुमाता हूं तो दिस इज 60 डिग्री। तो अगर एक्स एक्सिस का 30 डिग्री है तो ये पहले यहां था, याद करो पहले यहां था, मैंने 60 डिग्री घुमाया, तभी एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल 30 डिग्री बना। अगर मैं 60 डिग्री इसको घुमाता हूं तो याद करें इसका जो एरिया वेक्टर था वो इस तरफ था, पहले एरिया वेक्टर इस तरफ था। अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमाता हूं, हम वही पेन यूज करते हैं, ठीक है, तो देखना जरा, ये पहले एरिया वेक्टर एक्स के लॉन्ग था, ठीक। अगर मैं इसको 60 घुमाता हूं तो ये कितना घूम गया, 60 डिग्री एरिया वेक्टर घूम गया। अगर मैं प्लेन को 60 घुमाता हूं तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ साथ, देखो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूमेगा, तो कितना घूमा एरिया वेक्टर, 60 डिग्री, क्योंकि दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, तो एरिया वेक्टर भी कितना घूमा, 60 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल हो गया 60। ओके, नाउ फ्लक्स इज E डॉट ds, that is EDS cos 60 degree. What is E? That is 5 into 10 raised per 3. What is ds? That is 100 centimeter square centimeter. तो उसके मैंने मीटर बना लिए, स्क्वायर मीटर। cos 60 that is 1/2, तो इसका आंसर 50 आया था, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 25 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। बच्चे अक्सर यहां गलती क्या करते हैं, बच्चे एंगल 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री तो बेटा प्लेन का एंगल विद एक्स एक्सिस है। अब याद करो, वाईजेड प्लेन से अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो 60 डिग्री घुमाया है, तभी तो 30 डिग्री एंगल बना है विद एक्स एक्सिस। तो 60 डिग्री मैंने इसको घुमाया तो एरिया वेक्टर भी कितना घुमा, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो गई, मुझे यहाँ थीटा 60 क्यों लेना है। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular frame of wire 25 centimeter into 5 centimeter 15 centimeter, sorry, 25 centimeter or 15 centimeter is placed in uniform electric field. इसको हमने uniform electric field में रखा जिसकी strength given है, यानी we are given electric field that is 2 into 10 raised per 4 Newton per coulomb such that plane of the coil is normal to the field. प्लेन ऑफ कॉइल, ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है दैट इज नॉर्मल टू द फील्ड, यानी फील्ड ऐसे है। इस डॉट का मीनिंग होता है, अगर मैं डॉट बना रहा हूं तो इसका मीनिंग है फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, फील्ड आउटवर्ड्स है। अगर क्रॉस लगाएं तो इसका मीनिंग होता है इनवर्ड्स, ठीक है। तो फील्ड आउटवर्ड्स है, परपेंडिकुलर है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ नॉर्मल है। अगर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ नॉर्मल है, अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा वो भी बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। देखो ये मेरे पास बच्चे रेक्टेंगुलर फ्रेम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है आउटवर्ड ड्रॉन, ठीक है, नॉर्मल गिवन है, प्लेन टू द कॉइल जो है वो नॉर्मल टू द फील्ड है, ऐसे है, तो बच्चे एरिया वेक्टर भी तो फिर ऐसे ही बनेगा, बोथ आर ऐसे, बोथ आर ऐसे। ये जो आपके सामने पिंक पेन है दैट इज एरिया वेक्टर एंड ब्लैक पेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर आउटवर्ड्स इन सेम डायरेक्शन। तो मेरे लिए फिर बच्चा फ्लक्स क्या बनेगा, तो मेरे पास जो एरिया है दैट इज 25 into 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं स्क्वायर मीटर में, ठीक। तो फ्लक्स मेरे पास क्या बना, ए पार्ट फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द रेक्टेंगुलर फ्रेम। इसमें हमने ए पार्ट में रेक्टेंगुलर फ्रेम के कंसर्निंग मुझे फ्लक्स पता करना है, ओके। तो फ्लक्स क्या होता है, दैट इज ई ए, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, क्योंकि ई ए से भी बात बन सकती है, वो मैंने अभी पेज लेकर समझाया था कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिशा में है। तो ई क्या है, 2 into 10 raised per 4, और एरिया क्या है 25 into 15 into 10 raised per -4, ओके। 2 into 15 30, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 750, ये तो कट ही जाना है, तो 750 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। यस, ठीक मेरे बाल गोपाल, बात समझ आ रही है।
वेरी गुड। अब बी पार्ट देखते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट में कहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द फ्रेम व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू स्फीयर। इस फ्रेम को हमने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी लेंथ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करा है, तो मीनिंग पेरीमीटर जो बनेगा ऑफ रेक्टेंगल उसी से ही तो मैंने बच्चे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ही मैंने कन्वर्ट करा स्फीयर में, तो जितनी लेंथ रेक्टेंगल की थी उसके हिसाब से स्फीयर की लेंथ बननी है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्फीयर। इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th में करे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन मैथ्स का आपका टॉपिक होता था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्फीयर। ऐसा मैंने क्यों लिखा? भाई रेक्टेंगल की जितनी लेंथ बनती है, ये देखो, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये मिलकर ही तो ये लेंथ बनाएंगी, ये चारों लेंथ ऐसे ही तो बनेंगी, उससे रेक्टेंगल से ही तो स्फीयर बना है, तो पेरीमीटर बराबर है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? दैट इज 2l+b। और बेटर की मैं इसको लिख दूं, इसको कैपिटल L लिख दूं, तो ये मेरे पास क्या है? 4 साइड्स हैं तो 4l हो गया। इसकी 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेड्थ होगी, तो ये 2l+b हो गया। एवरीबॉडी नोज की कैसे करना है, तो यार लेंथ ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगी? 2l+b अपॉन 4, दैट इज 2। लेंथ कितनी है अभी रेक्टेंगल की? 25 + 15/4, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया? एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, इसे मैं A1 कह देता हूं, ऊपर वाले को हमने A कहा था, ये A1 कहते हैं। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हुआ? 20 × 20, दैट इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? ऐसे ही हमने स्फीयर रखा है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ जो फ्लक्स बनने वाला है बच्चे, फ्लक्स बनेगा EA2 अगेन cos 0 डिग्री। तो E कितना है मेरे पास? 2 × 10⁴, और एरिया कितना है? 400। इसके मैं स्क्वायर मीटर बना लूं तो ये इतना बनेगा, ये कट जाएगा, तो व्हाट आई गेट? 800 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। तो ये मेरे पास फ्लक्स था फाई, इसे मैं φ1 प्रोनाउंस करता हूं, तो φ1 मेरे पास बच्चा लोग 800 आ गया, पहले था 750। बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन हमारे बड़े अच्छे ढंग से हो गए हैं। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने क्या करा? इस रेक्टेंगल को क्या करा? एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका फ्लक्स निकालते हैं, एंड लास्ट में हमें बताना है इन विच केस द फ्लक्स इज मैक्सिमम, किस केस में फ्लक्स मैक्सिमम बना, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। अब हमने इसको क्या करना है? रेक्टेंगल को एक सर्कल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज L, दिस इज B, और ये इसका रेडियस R। तो अब क्या लिखूंगा? वही पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया? दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of circle, that means 2l+b is equal to 2πr। yes, ये इससे कट गया है। ओके, तो ये था 25, ये था 15, और ये हो गया πr। तो यहां से रेडियस बच्चा लोग आया 40/π सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थे। अब मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जब मुझे निकालना होगा फ्लक्स तो आई नीड एरिया। तो सर्कल का एरिया होता है πr², ये हो गया पाई इंटू 40/π का स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट इज पाई इंटू 40 अपॉन पाई इंटू पाई, ये कट जाएगा, एंड पुटिंग दिस पाई 22/7 यू विल गेट दिस थिंग। तो मेरे पास ये बनेगा। नाउ फ्लक्स कंसर्निंग दिस सर्कल दैट इज E, इस एरिया को मैं A2 प्रोनाउंस करता हूं, EA2। E है मेरे पास 2 × 10⁴, और एरिया मैंने निकाला इतना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू से जो गिवन मैं वही यूज कर रहा हूं, दैट इज एरिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना, 509 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1018 पॉइंट, ये मेरे पास 3 था, ये 6 हो गया, तो ठीक है। और ये स्क्वायर सेंटीमीटर में था, इसके मैंने बना लिए स्क्वायर मीटर। लो बच्चे, मेरे पास ये बन गया
ठीक है, ओ सॉरी, इसकी जरूरत ही नहीं लिखने की, रीजन बीइंग ये 10 पर -4 और 10 पर 4 तो कट ही गए, तो दिस इज न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। ओके, तो बच्चे 5 मेरे पास आया, पहला पार्ट मेरे पास आया 5, वो आया 750। सेकंड मैंने रेक्टेंगल को कन्वर्ट करा था स्क्वायर में, तो 5 1 मेरे पास आया था 800। जब हम लोगों ने इस रेक्टेंगल को सर्कल में कन्वर्ट करा तो फ्लक्स 5 2 आया इतना। और मुझे बताना है अब किस केस में फ्लक्स मैक्सिमम बनता है, तो आप चेक करें 750 800 1018.6, दिस इज द केस, सर्कल वाला केस जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम बनने वाला है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, कब बनेगा मैक्सिमम? इन सर्कुलर फ्रेम। और वैसे भी जानते हैं हम लोग, फॉर गिवन पैरामीटर सर्कल का जो एरिया बनता है दैट इज मैक्सिमम। अगर एरिया मैक्सिमम बनेगा तो फ्लक्स अपने आप ही मैक्सिमम हो जाएगा, फील्ड इज यूनिफॉर्म गिवन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्बली भी हो सकता था इस पार्ट का आंसर, थ्योरेटिकली क्योंकि हमने मैथ्स गहराई में पढ़ा है तो सीधी बात भी की जा सकती है, व्हाटसोएवर हम लोगों ने कैलकुलेशन से ये बात कर ली। ओके, ठीक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे हैं एंड ऑल आर गुड क्वेश्चंस, तो बेटा लाइक जरूर करें, दूसरे बच्चों तक हमारा संदेश पहुंचाएं कि फिजिक्स बड़ी ही इजी ढंग से पढ़ाई जा रही है, फ्री टू ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बच्चे, क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड components due to a charge inside the cube of side 0.1 meter are shown in figure। इसमें चार्ज है, इस क्यूब में चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बन रही है, y के अलोंग 0, z के अलोंग 0, अलोंग x एक्सिस मेरे पास फील्ड है। ठीक है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब के कंसर्निंग फ्लक्स पता करें। फ्लक्स जो है इस क्यूब के अलोंग चाहिए, कंसर्निंग चाहिए। ओरिजिन से ये दूर है 0.1 मीटर और इसकी साइड भी है 0.1 मीटर। अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आई वांट फ्लक्स, दिस इज माय क्वेश्चन। और फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस। चलो हम मार्क करते हैं बच्चे, यहाँ कितने फेसेस बनते हैं, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3, फेस नंबर 4, एक फ्रंट वाला 5, पीछे वाला 6। और आप चेक करें, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा फील्ड के साथ 90 एंगल, इसका एरिया वेक्टर इधर फील्ड के साथ 90 एंगल, फ्रंट वाले का इधर फील्ड के साथ 90 एंगल, पीछे वाले का पीछे की तरफ और फील्ड के साथ 90 एंगल। इसका मीनिंग फ्लक्स कंसर्निंग, ठीक है, फ्लक्स कंसर्निंग फेसेस कौन कौन से, 1 और 2 की बात मत करना क्योंकि एंगल अलग बनेगा, 3 4 5 6 इनका फ्लक्स जो बनेगा 0 बनेगा, बिकॉज फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर ऑन दीज फेसेस। यहां फील्ड एरिया वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रही है, तो यहां फ्लक्स 0 बनने वाला है। तो फ्लक्स 2 ही फेसेस में होगा, 1 और 2 के बीच। ओके, तो फील्ड कितनी है 500x, तो बच्चा लोग फील्ड है मेरे पास 500x न्यूटन पर कूलम। 4 फेस 1 कैलकुलेशन बनाते हैं पहले, 4 फेस 1। देखो भाई फेस 1 की जो ये फेस 1 है, देख पा रहे हो फेस 1, इसकी दूरी ओरिजिन से बनती है 0.1 और 0.1 मिला के 0.2। ठीक है, तो फेस 1 इज at a distance इतना x is equal to 0.2। देखो ये 0.1 और ये 0.1 मिला के बना 0.2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस फेस इज, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, ठीक है, फेस 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है E1 कहते हैं, तो वो बनेगी 500 इंटू एक्स की वैल्यू 0.2, तो ये बन गया 100 न्यूटन पर कूलम। तो ये बनने वाली है। नाउ इसके कंसर्निंग एरिया वेक्टर, अगर हम इसके कंसर्निंग एरिया वेक्टर बनाएं तो एरिया वेक्टर बनेगा इस दिशा में। ठीक, दिस इज ds से एरिया वेक्टर,
तो इसके कंसर्निंग फ्लक्स फाई वन दैट इज E1 डॉट ds। ठीक है, तो दोनों सेम दिशा में, तो E1 ds cos 0 डिग्री। तो E1 कितना है 100, ds कितना बनेगा, देखो इसका पूरा एरिया क्या बनने वाला है 0.1 इंटू 0.1, साइड हमें गिवन है। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में है स्क्वायर मीटर, तो बात क्लियर। स्क्वायर मीटर तो ये न्यूटन पर कूलम, ये हो गया न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम, सारे यूनिट एसआई में है। तो ये मेरे पास क्या बना, दैट इज 1 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। ठीक है, चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो। 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि क्यूब है तो स्क्वायर बनेगा। ये फील्ड हम लोगों ने निकाली 100। तो बेटा जी फ्लक्स फर्स्ट फेज की कंसर्निंग आ गया। अब सेकंड फेज की बात करते हैं। ये वाली, इसका एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, दोनों में एंगल बनेगा 90 डिग्री। हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ वैल्यू मैं E2 लिख रहा हूँ। E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू डालेंगे 500 इंटू एक्स, और x कितना बनता है, फेज 2 जो है ओरिजिन से कितनी दूर है, दैट इज 0.1 मीटर। यू कैन चेक, ये है 0.1 मीटर। ओके, तो पहले कैलकुलेशन बना लें। 4 फेज सेकेंड, इस फेज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी, 500 x, that is 500 into 0.1, that means 50 न्यूटन पर कूलम। चेक कर लो मैंने 0.1 क्यों लिया, क्योंकि बच्चा लोग ध्यान दें, इस फेज की दूरी ओरिजिन से 0.1 है, तो यहाँ 0.1 डालेंगे x में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज 50, जो हमने कैलकुलेट करी। पहले बनी थी 100, अब बनी है 50। ओके, तो अब बात करते हैं फ्लक्स कंसर्निंग दिस फेज। तो जब हम इस फेज के कंसर्निंग फ्लक्स लिखेंगे दैट इज 5-2, वो मेरे पास बनेगा E2 डॉट ds। अब चेक करो एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 का एंगल बना रहा है। चेक करो, दिस इज ds एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में एंगल बन रहा है 180 डिग्री। ओके क्लियर, तो 180 यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E2 ds cos 180 डिग्री। What is E2? That is 50 और ds area 0.1 into 0.1 और 180 that means -1। तो ये हो गया बच्चे -0.5 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। तो फ्लक्स नेट क्या बना, देखो 4 फेसेस का तो 0 ही बना था, बचा क्या, अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास ये ऐसे फ्लक्स आएंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल 6 फेसेस हैं और मैं पहले ही बात कर चुका हूं इन सभी का तो बनता है 0, और φ1 हम लोगों ने निकाला 1 और φ2 निकाला -0.5, तो आंसर इज 0.5 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर कूलम। दिस इज द फ्लक्स नेट। तो ये नेट फ्लक्स आ गया। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन जो अभी हमने कंप्लीट करा, हमें अच्छे ढंग से आ रहा है कि फ्लक्स कैलकुलेशन कैसे बनाएंगे। थिंग इज इंपॉर्टेंट कि हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए विच इज आउटवर्ड्स ड्रॉन नॉर्मल। ओके, बाहर की तरफ नॉर्मल ड्रॉ करो, हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखना है कितना एंगल बनता है और फ्लक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, दैट इज E डॉट ds। ये अप्लाई करेंगे अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म हुई तो भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये ऑलरेडी बड़ी डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कस करा था। ठीक है, जिन बच्चों ने ये नहीं करा या आज पहली बार जुड़े हैं सीधा न्यूमेरिकल्स में, तो बेटा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। बड़ी गहराई में बातें डिस्कस करी है वहां, एक एक एस्पेक्ट को लेके, कब फ्लक्स पॉजिटिव होना है, कब नेगेटिव होना है और क्या क्या होना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा कि राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी ये मेरे पास सर्कुलर एंड्स वाला एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ मीटर्स में है, रेडियस r इन मीटर, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, एंड इट्स लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इट्स लेंथ है। एवरीथिंग इज क्लियर इन द फिगर। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई करी है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज द फील्ड। चेक करो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास ये फील्ड है।
अगर x लेस देन 0 है तो दिस इज द फील्ड, फिर हमारे पास ये फील्ड बनती है। अगर x लेस देन 0 है तो हेयर वी प्लेस नेगेटिव साइन, तो मेरे पास ये है। फाइंड द नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर के कंसर्निंग रिक्वायर्ड है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसमें दो रीजन बने हैं, ये सिलेंडर है। अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ई एक्स आई कैप। ओके, अगर मैं x लेस देन 0 की बात करता हूं तो मेरे पास फील्ड बनती है नेगेटिव ई एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। एवरीथिंग इज क्लियर। तो अगर हम यहां ध्यान दें, मेरे पास तीन फेसेस बन रहे हैं। फेस नंबर 1 कर्व सर्कुलर पार्ट, फेस नंबर 2 सर्कुलर पार्ट, ये दोनों बच्चे सर्कुलर पार्ट हैं। एंड फेस नंबर 3 दैट इज द कर्व्ड पार्ट। अगर मैं एक कर्व्ड पार्ट ऐसे ले लूं, ठीक, तो ये 3 नंबर, तीन मेरे पास सरफेसेस बनते हैं, दो सर्कुलर एक कर्व। तो मुझे अब एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, तीनों का फ्लक्स पता करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो ई डॉट डी एस लिखना है। तो जितने सरफेसेस हैं सभी सरफेसेस की बात होगी। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं तो नेट फ्लक्स क्या बनता है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो ये मुझे चाहिए। तो वन बाय वन बात करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, फर्स्ट φ1 पता करते हैं। वन फेस मेरे पास ये है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, ये ग्रीन मार्क जो है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो मैं बच्चे इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, दिस इज गिवन एरिया वेक्टर। ठीक है, ये बाहर की तरफ। और नेचुरली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ds माइनस आई कैप। ठीक, तो बात क्लियर। तो φ1 क्या बनने वाला है, माइनस ई एक्स आई कैप। देख ही पा रहे हो, यहां इस रीजन में ये फील्ड है और एरिया वेक्टर क्या बन रहा है, दैट इज नेगेटिव ds आई कैप, ये बन रहा है। तो इसको सम अप करें तो मल्टीप्लाई करो भाई, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ई एक्स डी एस हो जाएगा। व्हाट इज डी एस, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट। और हमें आर इसका रेडियस गिवन है। अगर आर रेडियस गिवन है तो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास φ1 हो गया। ओके, φ1 की कैलकुलेशन बन चुकी है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, φ2 के बारे में कैलकुलेशन बना। दिस इज φ2 फॉर दिस सर्कुलर पार्ट। अगेन ds एरिया वेक्टर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बाहर की तरफ, तो ये ds आई कैप हो गया। तो यहां हम क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही और एरिया वेक्टर ये रहा। अगेन क्या करना है, दैट इज ई ds। ई क्या है मेरे पास, ई एक्स आई कैप, एंड व्हाट इज ds, दैट इज ds आई कैप। हम अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वी गेट ई एक्स ds एंड ds इज पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास ये बन गया ई एक्स पाई आर स्क्वायर। ओके, अब φ3 की बात करते हैं। नाउ φ3 के लिए कैलकुलेशन बनाएं। ये सरफेस, तो भाई इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ, एरिया वेक्टर, और फील्ड है इस तरफ, एंगल बनेगा 90, दैट इज ई डॉट डी एस, दैट इज ई डी एस कॉस 90 डिग्री विच इज 0। तो ये 0 बन गया है। अब फ्लक्स की बात होती है, नेट फ्लक्स क्या बनने वाला है, इन तीनों का सम। लेट्स सी, तो फ्लक्स नेट क्या बनने वाला है, दैट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 आया था ई एक्स पाई आर स्क्वायर, φ2 भी आया ई एक्स पाई आर स्क्वायर, और φ3 आया 0। इनको ऐड करो तो यू विल गेट 2 पाई आर स्क्वायर ई एक्स। तो ये बच्चे नेट फ्लक्स बन गया। बहुत आसान, बहुत आसान, और बड़े अच्छे ढंग से हम डेवलप कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, ताकि आपको गहराई पता चले। हमारा डिस्क्रिप्शन ही ये है, जम के बेस बनेगा और बिल्कुल बनेगा। आपने इन तीनों न्यूमेरिकल्स में देख लिया होगा, हमें एक तरीका आ गया कि कैलकुलेशन करनी कैसे है। लो बच्चे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आया है। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पैराबोलॉइडल सरफेस। इस पैराबोलॉइडल सरफेस का मुझे फ्लक्स चाहिए, सिर्फ पैराबोलॉइडल, इतने इतने पार्ट का मुझे फ्लक्स चाहिए, इतने इतने पार्ट का। ये वाला फ्लक्स मुझे रिक्वायर्ड है। ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई नॉट, ई नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन शोन इन फिगर। चेक करो, इसके दो सरफेसेस हैं, वन इज सर्कुलर, अदर इज
पैराबोलाइडल। और चेक करो जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस बाहर आ रही हैं। यूनिफॉर्म फील्ड इज गिवन, हमें पता है जितनी लाइन एंटर करे उतनी बाहर आए, तो पूरे सरफेस के कंसर्निंग फ्लक्स जीरो होता है। तो इन दिस केस फ्लक्स नेट कंसर्निंग द होल बॉडी इज जीरो। क्यों जीरो? बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिविंग। और कौन सी लाइंस? इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, तो भाई इसके कंसर्निंग अगर फ्लक्स φ1 है सर्कुलर पार्ट के कंसर्निंग, और इस पैराबोलाइडल के कंसर्निंग φ2 है, तो फाई नेट जो है दैट इज φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, मुझे क्या पूछा? मुझे पूछा है पैराबोलाइडल के अगेंस्ट। ठीक है, तो φ2 पूछा है, तो φ2 क्या हो गया? दैट इज नेगेटिव ऑफ φ1। तो हम सर्कुलर पार्ट के एक लॉन्ग निकाल लेते हैं, वो हमें आसान पड़ेगा। इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो, एरिया वेक्टर इस दिशा में। ठीक है, दैट इज ds। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर आ रही है, दोनों में एंगल 180 डिग्री। दिस इज नेगेटिव ई नॉट डॉट ds। ठीक है, इस सरफेस का सर्कुलर पार्ट का, क्योंकि पैराबोलाइडल का निकालना दैट इज नेगेटिव ऑफ फ्लक्स कंसर्निंग सर्कुलर पार्ट, वो हमें इस इक्वेशन ने बता दिया, वहीं से हम कैलकुलेशन बना लेंगे। दैट इज ई नॉट ds cos 180 डिग्री, and cos 180 is again -1, cos 180 is -1 and माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो we have E naught ds -1, that is E naught ds। ds क्या है? सर्कुलर पार्ट का एरिया, और जिसका रेडियस r हमें गिवन है दैट इज पाई r स्क्वायर। फील्ड हमें यूनिफॉर्म गिवन है, तो व्हाट वी गेट? पाई r स्क्वायर E naught is the answer। तो फ्लक्स concerning paraboloidal surfaces pi r square E naught। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक चीज का ध्यान देना है कि यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी हम क्लोज्ड सरफेस रखेंगे तो फ्लक्स जीरो ही बनना है। अदरवाइज याद रखें जितनी लाइन एंटर करें उतनी बाहर आए, तो फ्लक्स टोटल होल बॉडी के कंसर्निंग फ्लक्स जीरो है। और होल बॉडी में कितने पार्ट्स हैं? दो, एक सर्कुलर और एक पैराबोलाइडल, दोनों के फ्लक्स का सम जीरो। हमें पैराबोलाइडल का पूछा तो इधर हम ले आए, -φ1 हो गया सर्कुलर वाला, सर्कुलर वाला से हमने कैलकुलेशन बना ली, रेडियस हमें गिवन था, तो पैराबोलाइडल वाले का अपने आप ही ये आ गया। क्वाइट सिंपल, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया एंड वी गेट द आंसर। अगेन उसी कैटेगरी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है? दिस क्वेश्चन इज सेइंग अ कोन लाइज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन, और ये कोन उसमें लाई कर रहा है एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द फ्लक्स एंटरिंग द कोन? कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है कोन के? ठीक है, कोन वाले पार्ट का चेक करना है, कोन वाले पार्ट। ओके, कोन वाला पार्ट चेक करना है, नीचे सर्कुलर पार्ट है, वी नो। हमने ये चेक करना है कि कितना हमारे पास फ्लक्स बनेगा इस कोन में से पास होने वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? चलो चेक करना भाई, ये लाइन पास हो रही है, लाइन कोन में से पास होने वाला। देखो दो चीजें हैं, जितनी लाइन पास करेंगे उतनी बाहर आएंगे, तो नेट फ्लक्स जीरो बनना है। लेकिन हमसे पूछा कितना एंटर कर रहा है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलेगा। एंटर करने वाला नेगेटिव होता है, बाहर निकलने वाला पॉजिटिव होता है। ये हम बातें पहले कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1। नए बच्चों के लिए एक ही बात है बेटा, वो देखो लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब इनकी कैलकुलेशन बनाते हैं। तो फ्लक्स एंटरिंग द कोन हमने चेक करना। देखो बेटा, इस कोन को अगर मैं जरा ध्यान से देखूं कितना फ्लक्स एंटर करेगा। अगर मैं इस कोन की बाउंड्री के साथ साथ ये फिगर बना लूं, ट्रायंगल बना लो, बाउंड्री के साथ साथ एक साइड ये, एक पीछे, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट जो बीच वाली है, h हाइट ऑफ द कोन, मेरे पास ये ट्रायंगल बनी। जो फ्लक्स कोन में से एंटर करेगा वो इस ट्रायंगल में से एंटर करके जाए। इसका मीनिंग फ्लक्स कंसर्निंग कोन या फ्लक्स एंटरिंग कोन इज इक्वल टू फ्लक्स एंटरिंग द ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? मान लो हम नाम दे देते हैं ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक, तो फ्लक्स क्या होता है? दैट इज
ई डॉट ए, ठीक, ए इसका एरिया कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे ई ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर, और ई के बीच में एंगल, और वो क्या बनने वाला है, लेट्स सी, इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये बनेगा इस ट्रायंगल का, दैट इज, आप चाहो तो ए लिख लो, डीएस लिख लो, कुछ लिख लो, आपकी इच्छा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है तो एंगल 0 डिग्री, दैट इज ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या बनेगा आर, और आर 2r इंटू हाइट एल्टीट्यूड दैट इज h, 2 से 2 कट जाएगा, व्हाट वी गेट ई आर एच। बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो और हमें आंसर आसानी से मिलने वाला है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। Now very 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 important question, 1/4 of the sphere of radius r, ये r रेडियस वाला स्फीयर का एक पोर्शन हम लोगों ने रिमूव कर दिया, यानी ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया, दिस इज रिमूव्ड, तो रिमेनिंग फिगर इज दिस वन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, इसके पैरेलल फील्ड है। फाइंड द फ्लक्स कंसर्निंग द रिमेनिंग कर्व्ड पार्ट, ये जो कर्व्ड पार्ट बचा है ये वाला, इतना ही, तो इसके कंसर्निंग मुझे फ्लक्स चाहिए, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक बात तो क्लियर है, अगर मेरे पास ये कंप्लीट होता, अगर ये मेरे पास कंप्लीट होता, तो जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नेट फ्लक्स क्या होता, 0। तो सबसे पहले ये बात नोट करो, क्या नोट करनी है, इफ वी हैव कंप्लीट स्फीयर, अगर मेरे पास कंप्लीट स्फीयर है, देन फ्लक्स नेट क्या बनेगा, 0। वाई, ऐसा क्यों, बिकॉज देन नंबर ऑफ लाइंस entering the complete sphere is equal to number of lines leaving the complete sphere। तो फिर ऐसा होने वाला था, और ये बात हम पहले बड़ी डिटेल में कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1, ठीक। लेकिन अब इतना हिस्सा है नहीं मेरे पास, मेरे पास इतना हिस्सा है नहीं, ये हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग कर्व्ड पार्ट का मुझे एरिया चाहिए। तो हमें पता है, सॉरी, कर्व्ड पार्ट, मुझे रिमेनिंग पार्ट का फ्लक्स चाहिए, तो फ्लक्स मुझे पता है क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो इस बचे हुए पार्ट का, रिमेनिंग पार्ट का एरिया वेक्टर निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, देन हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे और हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। हियर ई क्या था, पहले ई के बारे में बात करें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 45 डिग्री पर है, ये हमें गिवन है, इट इज 45, इट इज एट 45 डिग्री। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर में हम ऐसा लिखेंगे, ठीक। तो भाई ये 45 पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा ई कॉस 45 डिग्री, दैट इज ई बाय √2, और उसी तरह इसका वाई कंपोनेंट क्या बनने वाला है, इसका वाई कंपोनेंट क्या बनने वाला है, अगर मैं इसका वाई कंपोनेंट इधर बनाऊं तो क्या बनने वाला है, दैट इज ई साइन 45 डिग्री, अगेन सेम ई बाय √2। तो व्हाट वी गेट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ई बाय √2 आई कैप प्लस ई बाय √2 जे कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 1, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बन गई है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता चल गई। अब मुझे एरिया वेक्टर की बात करनी है, लेट्स सी, अब मुझे एरिया वेक्टर की बात करनी है। अब एरिया वेक्टर के लिए क्या करें, जरा देखो एरिया वेक्टर कैसे बनता है, यहां क्रिटिकली देखना है, थोड़ा गहराई से देखना है एरिया वेक्टर कैसे बनता है। देखो बेटा, जो मेरे पास एक्सपोज्ड एरिया है ना, एक तो ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है, क्योंकि बीच का पार्ट तो हमने रिमूव कर दिया। एक एरिया वेक्टर मेरे पास बन रहा है इस तरफ, जो ये सरफेस है जहां से लाइन एंटर कर रही है, एक तो ये बन रहा है, लेट इट बी A1, और एक मेरे पास ये बन रहा है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, एक एरिया वेक्टर ये बन रहा है, ठीक है।
जहां से लाइन एंटर कर रही है मैं वो बात कर रहा हूं, एरिया A1 और A2, क्योंकि मुझे इस पार्ट का फ्लक्स निकालना है। तो जिस एरिया में से लाइन एंटर कर रही है, एक मेरे पास A1 एरिया बनता है और एक 2 एरिया बनता है जहां से लाइन एंटर कर रही है। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये नीचे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन -j बनेगी, और ये एरिया कितना बनेगा, देखो बड़ी सिंपल बात है, पूरा सर्कल है उसका आधा पार्ट है। चेक करना मेरे पास कितना हिस्सा बनना है, ये कितना हिस्सा है। मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूं, यहां से शुरू हो जाओ। एक तो मेरे पास ये वाला हिस्सा बनना है, ठीक है, हाफ पार्ट ये बनना है, एक्सपोज पार्ट लेना है मुझे, ठीक है, और मेरे पास एक हिस्सा ये वाला बनना है, ठीक है। ये आधा आधा सर्कल बनना है, आधा आधा सर्कल बनना है, तो मुझे इसका एरिया लेना है। तो मेरे पास बच्चे A1 क्या बनता है, एरिया वेक्टर, एरिया का मैग्नीट्यूड दैट इज पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल बाय 2, उसका आधा बना, और ये है -j की तरफ। और A2 क्या बनता है, चेक करो A2 क्या बनता है, A2 इस तरफ है -x की तरफ। तो A2 मेरे पास क्या बना बच्चे, आधा सर्कल और ये माइनस। देखो मैं जब पार्ट 1/4 पार्ट रिमूव करूंगा तो मेरे पास आधा सर्कल ऊपर और आधा सर्कल इस तरफ ऐसे बचना है, जिस पर मैंने मार्क करा A1 और A2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मेरे पास टोटल एरिया कितना बना जिसमें से लाइंस एंटर कर रही हैं, दिस वन। तो ये बना पाई आर स्क्वायर बाय 2, एक तो -i कैप और एक -पाई आर स्क्वायर बाय 2 j कैप। तो अब फ्लक्स पता करते हैं, दैट इज E डॉट ए। व्हाट इज E? E है मेरे पास E बाय √2 i कैप प्लस E बाय √2 j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद -पाई आर स्क्वायर बाय 2 i कैप -पाई आर स्क्वायर बाय 2 j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें पता है क्या करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं राजे, इनका प्रोडक्ट लेना है मुझे, दैट इज -e पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एक ये बनेगा और एक ये वाला j डॉट j वाला, और ये इतना बना, ठीक है। दोनों सेम, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा व्हाट आई गेट -पाई आर स्क्वायर e अपॉन 2, हाफ ऑफ हाफ ये और हाफ ये, दोनों मिलकर 1 हो गए, तो सम करो तो दिस इज द फ्लक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। देखो हम बड़े इजी से चले और किस लेवल तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन डिस्कस करा। अब आगे बढ़ते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से दोबारा देखें और इसको खुद करने का प्रयास करें। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने हैं। Now a very good question again. A hemispherical body. Check करो, this is hemispherical body is placed in uniform electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां यूनिफॉर्म है। 3 केस दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। व्हाट इज द फील्ड लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के कंसर्निंग तीनों केसेस में हमने फील्ड निकालनी है। फर्स्ट केस इज फील्ड इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द बॉडी, दिस इज केस नंबर ए। सबसे पहले इसे ही देखते हैं, केस नंबर ए। फील्ड इज पैरेलल टू द बेस, ठीक है। अगर ये फील्ड पैरेलल टू द बेस है तो मीनिंग चेक करना, जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस बाहर आ रही है। इट मींस लाइंस एंटरिंग द हेमिस्फीयर एक्चुअली हेमिस्फीयर की जगह भी मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे चाहिए फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस, लाइंस एंटरिंग द कर्व्ड सरफेस। देखो कर्व्ड सरफेस में जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर आ रही है, इज इक्वल टू लाइंस लिविंग द कर्व्ड सरफेस। इसका कर्व्ड सरफेस हेमिस्फीयर, ठीक, बराबर। तो फ्लक्स क्या बना, 0। फील्ड यूनिफॉर्म है एज E इज यूनिफॉर्म। फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम ऑलरेडी ऐसे केसेस कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, 2 देखो बेटा, बहुत जरूरी है जो बच्चे नए जुड़े हैं। फिर हमें कहा देखो परपेंडिकुलर टू द बेस, अगर फील्ड ऐसे,
अब जरा चेक करो, अगर फील्ड ऐसे है तो फिर क्या होने वाला है। कर्ड सरफेस के कंसर्निंग मुझे फ्लक्स चाहिए, ठीक है। आपके माइंड में अभी भी आएगा जितनी लाइन एंटर करी उतनी बाहर आ रही है। तो भाई कर्ड सरफेस में ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बॉडी है, बेस में से एंटर कर रही है, कर्ड सरफेस में से बाहर आ रही है। टोटल की बात करो, अगर टोटल के कंसर्निंग फ्लक्स देखो, इस टोटल कंसर्निंग, टोटल हेमिस्फेरिकल बाउल के कंसर्निंग देखें तो जीरो बनेगा। टोटल के अलाउंग जीरो है। इसके दो हिस्से हैं, नंबर 1 सर्कुलर पार्ट, नंबर 2 कर्ड पार्ट। मुझे कर्ड का पूछा है, तो जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन करा उसी टाइप का क्वेश्चन बना, तो मुझे इस केस में पूछा, तो बी पार्ट की पहले बात करते हैं। बी पार्ट की, तो बी पार्ट में क्या करने वाले हैं, फ्लक्स नेट क्या बनेगा, फ्लक्स सर्कुलर पार्ट प्लस फ्लक्स कर्ड पार्ट। ये तो जीरो बनने वाला है, जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी बाहर आ रही है, तो नेट पूरे हेमिस्फीयर का तो जीरो बनने वाला है। लेकिन मुझे कर्ड का चाहिए, अभी पैराबोलाइडल वाला करा था ना, उसी तरह का है। मुझे सर्कुलर का चाहिए, और सॉरी कर्ड का चाहिए, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ सर्कुलर। अब सर्कुलर का निकालना है तो क्या करूं भाई, उसके लिए बड़ा सिंपल है, इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा, दिस इज एरिया वेक्टर, और हमें गिवन है इसका रेडियस आर है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है, तो व्हाट इज हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, पहले चलो ई डॉट ए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ई, एरिया कितना भाई, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर पार्ट है, और कॉस कितना, कॉस बनेगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, दैट इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बना, पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है। ए पार्ट में फ्लक्स जीरो बना, बी पार्ट में फ्लक्स पाई आर स्क्वायर ई बना, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, दिस इज रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। थर्ड पार्ट में कहा क्या, चेक करते हैं। थर्ड पार्ट में कहा फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस निकालिए, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एट एवरी पॉइंट एज शोन इन फिगर। हर एक पॉइंट पर ये 90 का एंगल है, हर एक पॉइंट पर। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, देखो फील्ड सीधा पास कर रही थी, बस अपना अपना एंगल था। लेकिन थर्ड पार्ट में कहा फील्ड इज परपेंडिकुलर एट एवरी पार्ट, ऐसा है, ठीक, कोई बात नहीं, फिर भी कैलकुलेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। अब फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है एट एवरी पार्ट, ठीक, ओके। तो फ्लक्स क्या होगा, दैट इज ई ए, ठीक। ई क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया हेमिस्फेरिकल बाउल का एरिया क्या बनेगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल का था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, एरिया वेक्टर 0 डिग्री एंगल बनाएगा, किसी भी जगह बात कर लो, मैं ऐसा क्यों लिख पाया, चलो थोड़ा गहरा चलते हैं, इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो, जो पूरी गहराई में बात करते हैं, पूरी गहराई में, ठीक है। कई बच्चे अभी नए जुड़े होंगे तो पूरी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास ऐसा केस हो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एवरीवेयर अलग अलग है, देखो यहां 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 हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है। इन केसेस में सेम थी, ए और बी केस में सेम थी, यहां सभी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अमाउंट सेम एवरीवेयर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लूंगा, इसको प्रोनाउंस करूंगा ds, और यहां से ड्रॉ करूंगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, दैट इज ds, और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो पहले डी फाई निकालूंगा, दैट इज E डॉट ds, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा लिखने वाला cos 0 डिग्री, दैट इज E ds। अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अमाउंट सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट ds के लिए तो फील्ड यूनिफॉर्म मानी जा सकती है, पूरे के लिए नहीं मानी जा सकती, तो इसलिए E बाहर निकाल के मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। ये E और इस ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा मेरे पास हेमिस्फेरिकल बाउल का, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो नाउ फील्ड इज 2 पाई आर स्क्वायर E, ये मेरे पास फ्लक्स बन गया, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट।
हर एक जगह आपको नई चीज मिल रही है, हर एक जगह नई चीज मिल रही है। ठीक, ध्यान से अब थिंक करो कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधा ई डॉट ए, फील्ड यूनिफॉर्म। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो यू मस्ट टेक इंटीग्रेशन, मस्ट टेक इंटीग्रेशन। इसलिए बच्चे बार बार कह रहा हूं कि आपकी थ्योरी, आपका बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि यार मेरे में भी कमी है, तो बेटा सारे लेक्चर दोबारा देख लो। मैंने एक एक लेक्चर में हर बारीकी को डिस्कस करा है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल करो, क्वेश्चन करो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कैसा केस गिवन है और मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो बच्चे ये थे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। होप कि आप लोगों ने बहुत एंजॉय करे होंगे। तो मैं डीपीपी भेजूंगा, हमारे जो टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं, फिजिक्सी 12th डीसीजी डाउट क्लियरिंग ग्रुप, वहां इसकी आपको मिलने वाली है डीपीपी। आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर मैं डाउट्स भी करवाऊंगा, वहां सारे सॉल्व करवाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही जैसे हमने आज करा इजी टू कॉम्प्लेक्स, वहां भी ऐसे करने वाले हैं इजी टू कॉम्प्लेक्स। तो आपको वहां भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।